अच्छा देखो, लास्ट क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क दिया था, उसमें डाउट। अच्छा, उसका लोन अकाउंट नहीं बना है, अपने को लोन अकाउंट ही डिस्कस करना है। इलस्ट्रेशन सारा हो गया था क्या? कोई भी इलस्ट्रेशन पेंडिंग है अपना? बाकी है ना? 11 बाकी है क्या? अच्छा ठीक है, आओ पहले फिर 10 और 11 करते हैं और फिर अपन लोन अकाउंट का कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 10। क्या बोल रहा है? आरव, नीरव एंड पूरव आर पार्टनरशिप इन LLP sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as on 31st March was as follows. बैलेंस शीट दिया हुआ है और बैलेंस शीट के अंदर में क्या ऐसा कोई आइटम जो ध्यान में रखना है? जनरल रिजर्व है। ठीक है, क्या बोल रहा है? पूरव रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस, यानी 3 पार्टनर है, आरव, नीरव, पूरव। आरव, नीरव, पूरव, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। और कौन छोड़ के जा रहा है? पूरव छोड़ के जा रहा है। अब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा फ्यूचर रेशियो के बारे में, देन व्हाट विल बी द फ्यूचर रेशियो एंड व्हाट विल बी द गेनिंग रेशियो? 3:2। क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो ठीक है। नीचे बोला है पूरव रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1st of April ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहले तो ढूंढो कहीं पे भी क्या फ्यूचर रेशियो है क्या? नहीं है, दैट मीन्स फ्यूचर रेशियो कितना होगा? 3:2 और गेनिंग रेशियो 3:2। अब जब पार्टनर छोड़ के जाता है तो उसको क्या क्या मिलता है? उसका कैपिटल बैलेंस, बैलेंस शीट से चलो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स, लॉसेस बियर करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, सेल्फ जनरेटेड गुडविल में उसका हिस्सा, बस इतना ही चीज मिलता है या और भी कुछ मिलता है? हाँ, जॉइंट लाइफ पॉलिसी या सेपरेट लाइफ पॉलिसी है तो इफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सेपरेट लाइफ पॉलिसी बैलेंस शीट में दिया हुआ है तब फिर कौन सा अमाउंट उसको मिलेगा? बैलेंस शीट में जितना दिया हुआ है उससे ज्यादा मिला हमें तब उसको मिलेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं देना, ऑलरेडी हम दे चुके हैं। एंड इफ बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ जॉइंट लाइफ पॉलिसी या सेपरेट लाइफ पॉलिसी तो जितना भी पैसा मिला है वो सारा पार्टनर्स में बटेगा एज पर द ओल्ड PSR। इज इट क्लियर? इफ सेपरेट लाइफ पॉलिसी है, पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो उसको उसकी खुद की पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू का हिस्सा ही मिलेगा या और भी कुछ मिलेगा? यस, दूसरा का पॉलिसी का जो सरेंडर वैल्यू है उस डेट में, उसमें उसका जितना हिस्सा बनता है वो भी इसको मिलेगा। कौन देगा उसको? गेनिंग पार्टनर्स उसको देगा एज पर द गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर है ये? ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या बोला है? गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years। यानी गुडविल वैल्यूएशन करना है तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? तो गुडविल कितना निकल गया? गुडविल इज इक्वल्स टू 41,000 प्लस 50,000 प्लस 55,000, 1,46,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है? 2। 97,333। इसमें पूरव का शेयर कितना होगा? वो तो छोड़ के जा रहे हैं ना।
16,200। ठीक है जी, इसको ये कौन देगा? आरव और नीरव देगा इन द रेशियो 3:2। परफेक्ट। गुडविल वॉज नॉट टू बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब रेज एंड राइट ऑफ कंसेप्ट नहीं है। नॉर्मली क्या करेंगे? गेनर टू सेक्रीफाइजर, गेनर टू सेक्रीफाइजर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स एट द रेट 5%। ये तो रिवैल्यूएशन का बात बोल रहा है। मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड स्टॉक इज रीवैल्यूड एट 71,000। रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। अब पहले रिक्वायरमेंट पार्ट देख लो, जर्नल है या अकाउंट है? अकाउंट्स है तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। एग्जाम में आपको प्रॉपर फॉर्मेट्स बनाने पड़ेंगे, नहीं बनाओगे, स्केल वगैरह का यूज नहीं किया तो मार्क्स कट जाता है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले पीडीडी बनाना है, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनाएंगे? 5% ऑफ डेटर्स, और आपकी बैलेंस शीट में डेटर्स है 65,000, उसका 5% 3250। नेक्स्ट, मशीन को कम करना है तो डेबिट साइड लिखेंगे या क्रेडिट साइड? टू मशीनरी कितना से? 10% से कम कर दिया। स्टॉक को बढ़ाना है या कम करना है? तो टू स्टॉक कितना? 9,000। ये पॉइंट भी हो गया। बिल्डिंग को 20% से बढ़ाना है, तो बाय बिल्डिंग 10,000। क्लियर है? Arav and Nirav to bring in additional capital of this and balance payable to Purav must be paid immediately। यानी इमीडिएटली पे कर देंगे, लोन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा और उन लोग इतना पैसा लेके आएगा। सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है? तो किस में बटेगा? सिर्फ पूरब में? सब में बटेगा क्या? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में? ओल्ड पीएसआर में। $9,000 का लॉस 321, 9,500 फिर 4,500 3,000 रिवैल्यूएशन वर्क डन। कोई प्रॉब्लम नहीं रिवैल्यूएशन में। एसी का रिमोट उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल आरव नीरव पूरव ओपनिंग बैलेंस 80 50 35। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे? यस, जनरल रिजर्व बांटेंगे, बैलेंस शीट से चलेंगे। जनरल रिजर्व कितना है? 60,000। चल, अपना बुक में इन लोग फिगर इतना इजी इजी डाल देता है और एग्जाम में नहीं डालता। कितना चीटर है।
बड़ा बड़ा भी देते हैं एग्जाम में, सही भी कर रहा होगा तो भी आदमी डर के मारे दो बार चेक करना पड़ता है। ये अमाउंट कैसे आएगी, डर लगता है कि एक का जीरो ज्यादा कम तो नहीं होता। ओके भाई सारे रोटी नेक्स्ट गेनर टू सैक्रिफाइजर करो। किसको मिलेगा? पूरव को मिलेगा। तो बाई आरव एंड नीरव टोटल मिला के कितना मिल रहा है पूरव को? 16,222। और इधर आ जाएगा 2 पूरव। 3:2 का रेशियो में ना 9-7 एंड वो 6-4। ठीक है, ये हो गया। और क्या था? पॉइंट नंबर 1 का कर दिया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। आरव और नीरव पैसा लेके आ रहे 35 एंड 25। तो बाय बैंक 35,000, 25,000 उनका कैपिटल बढ़ रहा है। फिर लास्ट पॉइंट में क्या बोला? तो पूरव को पे कर दिया, तो टू बैंक पूरव के अकाउंट में जितना भी बैलेंस है वो पे कर दो। कितना बैलेंस आ रहा है? 35,000 प्लस 10,000, 16,222 माइनस 1,500, 59,000 पे करके टू बैलेंस सीडी हो जाएगा। कितना आ रहा है बताओ? सोचो 12th में कैलकुलेटर हाथ में हो तो दे धनाधन, दे धनाधन। 13076। ठीक है, एट फाइव 1 ये हो गया। कुछ मैच नहीं किए। क्यों? इसका बैलेंस कैरी डाउन है 1,30,300। इसका इफेक्ट करेगा अभी वो बनना। ये लोग उसमें किए है, क्या बोलता है, रेज एंड राइट ऑफ। हां ये लोग से रेज एंड कुछ ना बोल रहे हैं तो कैसे करते हो? और कुछ हम करेंगे। ये देखो ना बैंक में इसका पेमेंट आ रहा है 60,500। ये 17,000 का है। मैं आ रहा हूं, मैं ये क्या अपडेट 17,000 देखो 17,000 ऐसा कुछ बोले थे ये क्वेश्चन में। खुद ही क्वेश्चन प्रिंटिंग एरर किया होगा पक्का। इन लोग क्या किया होगा पता है? खुद उसमें वर्किंग नोट में कैपिटल एडजस्टमेंट मार दिया क्या इन लोग? नहीं, गुडविल में ऐसे किया है 41,000 into 1, फिर नेक्स्ट में 50,000 into 2, फिर 55,000 into 2। तो ये लोग वेटेड एवरेज क्यों? भूल गए एवरेज के पहले। हां ये जो वेटेड एवरेज यहाँ तो साफ साफ बोला गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज के पहले वेट लगाना भूल गए। खुद सॉल्व किया वेटेड एवरेज से, और हम लोग सॉल्व किया एवरेज से, क्योंकि क्वेश्चन में एवरेज ही लिखा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, वेटेड एवरेज होता तो वैसे आंसर आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कंसेप्चुअल ठीक होना चाहिए। अब क्या करना है? बैंक अकाउंट ये लो। बैंक में पहले से कितना पैसा था? 12,500। बैंक में और पैसा आया। आरव्स कैपिटल, नीरव्स कैपिटल 35,000, 25,000 और पैसा गया बाय पूरव्स कैपिटल
59,722। कितना पैसा हमारे पास बचा है? ₹12,778 आपके पास बचा होगा। अब बैलेंस शीट एज एट कौन सी डेट पे बना रहे हैं? 1 अप्रैल 22। लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। लाइबिलिटीज में एक आ जाएगा कैपिटल, आरव नीरव 130,767 85,511। $216,278। और क्या था लाइबिलिटी साइड में? उतना ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। $50,000। एसेट साइड में बिल्डिंग का वैल्यू तो बिल्डिंग 60,000 का हो गया। मशीनरी माइनस हो जाएगा। ठीक है। डेटर्स डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, दिखाना पड़ेगा कि डेप्रिशिएट नहीं, डायरेक्ट लिख सकता है, मगर डेटर्स नहीं लिख सकते डायरेक्ट। हाँ वो भी चलता है, लेकिन हमेशा डेटर में से पीडीडी माइनस करके दिखाना। स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन यही होता है। 3250। 61,750। फिर और क्या है? स्टॉक। स्टॉक में भी तो कुछ हुआ था। 71,000। फिर बैंक बैलेंस 12,778। कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक आपका बैलेंस शीट मैच होना चाहिए। तो रील बनाओ। 266,278 बैलेंस शीट मैच्ड। आईसीआई ने गलत कर रखा है, या तो उनको क्वेश्चन चेंज करना चाहिए, वेटेड एवरेज लिखो या फिर एवरेज के हिसाब से सॉल्व करो। बट फर्क नहीं पड़ता, वेटेड एवरेज करते तो हमें आता है। जो प्रॉफिट दिया हुआ था उसको वेट से मल्टीप्लाई करते और वेट असेंडिंग ऑर्डर में देते हैं 1 2 3, तो फिर वो वैसे फिगर्स चेंज हो जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन बैलेंस शीट का बुक वाला अपना हाँ ज्यादा नहीं डिफरेंस आएगा तो। क्लियर है यहाँ तक? अगर वो ठंड लग रहा था तो हमको लग रहा था ठंडा पानी से। चलो ये अब तुम लोग करके बताओ। सुनो, टारगेटेड टाइम देता हूँ, उस टाइम लिमिट में करके दिखाओ। ये देखो, ये क्वेश्चन आने से लगभग 10 मार्क के नीचे नहीं आएगा, तो आई एम गिविंग यू 15 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखते हैं तुम लोग का स्पीड। 9:45 हुआ है, 10 बजे तक आप मेरे को कैसे भी करके दिखाओ विद गुड प्रेजेंटेशन। आपका हाथ का स्पीड वैसे ही चलना चाहिए।
क्या जी नहीं हुआ? टाइम्स अप। 15 मिनट में आप नहीं करोगे एग्जाम में कैसे करोगे बाबा? ऐसे नहीं चलता। चलो अभी तक आपने क्या किया? आपको क्वेश्चन ने बोला जर्नल एंट्री पास करना है, ठीक है? तो जर्नल एंट्री में एक तो आपने क्या किया होगा, जनरल रिजर्व बांट दिया तीनों पार्टनर में, तो एक एंट्री हुआ होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सत्यम, टू शिवम, टू सुंदरम, राइट, एज पर देयर ओल्ड पीएसआर। तो ये एंट्री करेक्ट है। उसके बाद में बोला गुडविल इज टू बी वैल्यूड इतना बट द सेम विल नॉट अपीयर एज एन एसेट, यानी गेनर टू सैक्रिफाइजर। यहाँ पे न्यू रेशियो नहीं दे रखा, दे रखा है 2:3, यानी हमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। पहले था 1:1:2, उसके बाद क्या है, कौन छोड़ के जा रहा है? शिवम छोड़ के जा रहा है, और हमारा न्यू रेशियो 2:3। तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग क्या हुआ? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग क्या हुआ? 3:2। तो राइट, तो गुडविल का एंट्री आपने किया होगा सत्यम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुंदरम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिवम्स कैपिटल। क्लियर है ये? ठीक है, वेरी गुड। देन बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20% एंड प्लांट को कम करना है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और इधर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय सत्यम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। लोन के अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, एंट्री क्या होगा? लोन फ्रॉम सत्यम डेबिट, लोन जा रहा है मेरा, लाइबिलिटी कम हो रहा है 94,000 का, उसके बदले में आप अपना इन्वेस्टमेंट दे रहे हो कितने का? टू रीवैल्यूएशन। क्लियर है? प्रोविजन भी तो बनाना है 5%, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3400। अब आप रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालोगे, वो आप बांट दोगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। इज इट क्लियर? फिर बोला इन द रिकंस्टिट्यूटेड फॉर्म द टोटल कैपिटल विल बी दिस व्हिच विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय सत्यम एंड सुंदरम। अब ये तो कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट आ गया। लास्ट पॉइंट क्या बोला था? अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर लोन में ट्रांसफर कर दो, यानी जो भी शिवम्स का बैलेंस आ रहा है उसके लोन में ट्रांसफर कर दो। शिवम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिवम्स लोन अकाउंट। तो पहला एंट्री ये किया आपने, दूसरा एंट्री गुडविल एडजस्टमेंट, तीसरा एंट्री बिल्डिंग को बढ़ाया, फिर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू को आपने, प्रॉफिट हुआ था वो एंट्री आ गया, प्लांट का वैल्यू कम किया और नया प्रोविजन क्रिएट किया। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस से लॉस आ रहा था या प्रॉफिट आ रहा था? प्रॉफिट। 39,600 का प्रॉफिट आपने पार्टनर्स को बांट दिया। देन जितना भी शिवम का कैपिटल था उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अब आप क्या करोगे, बाकी दोनों पार्टनर्स का कैपिटल कैलकुलेट किया होगा वर्किंग नोट में, सत्यम और सुंदरम। सत्यम सुंदरम, उनका एडजस्टेड कैपिटल कितना है? उनका था 1,95,000, 1,12,000। फिर आपने जनरल रिजर्व दिया 20,000 और 40,000 का प्लस हो जाएगा कैपिटल में। फिर आपने गुडविल एडजस्टमेंट के लिए 18,000 सत्यम से लिया और 12,000 सुंदरम से लिया, तो माइनस हो जाएगा। देन रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस 9,900 सत्यम को मिला और सुंदरम को 19,800 ये मिला। तो अभी एडजस्टेड कैपिटल कितना है? इसका जो लोन अकाउंट में जो सत्यम का वो किया था एडजस्टमेंट, वो तो काउंट ही नहीं करेगा। नहीं, वो क्यों कैपिटल में काउंट होगा? वो तो लोन का लोन पेमेंट हो गया हमारा, कर दिया ना 18,000 और 12,000, वो गुडविल का ही तो है। फिर 1,12,000 प्लस 40 प्लस 19,800 माइनस 12,000, 159,800। ये इनका एडजस्टेड कैपिटल आ रहा है।
फाइनल कैपिटल बैलेंस कितना होना चाहिए? 3 लाख इन द रेशियो ऑफ 2:3। 1,20,000 और इसका मतलब सत्यम पैसा लेके जाएगा। 2,06,900 है उसका, होना चाहिए 1,20, तो 86,900 सत्यम लेके जाएगा। तो सत्यम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 86,900। और वो लेके आएगा 20,200 रुपीज लेके आएगा। वो लाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सुंदरम्स कैपिटल अकाउंट। दैट वाज द क्वेश्चन। 15 मिनट में नहीं किया यार आप लोग, ऐसे नो ही चलता है। कैपिटल एडजस्टमेंट तो सीखा भाई है। ये तो बात, अकाउंट जल्दी हो जाता है। एक एक पॉइंट का एंट्री करोगे तभी सही चलेगा। ठीक है, कोई बात। फटाफट बैलेंस शीट बनाइए। क्वेश्चन इसी लेवल्स के आते हैं, ज्यादा कोई हाई फाई लेवल का क्वेश्चंस नहीं आता है आपके एग्जाम में। जब मैं आपको कंपाइलेशन ऑफ क्वेश्चन दूंगा ना, पास पेपर सारे आरटीपीज एमटीपीज, अभी जब आपका दुर्गा पूजा का ऑफ रहेगा तब मैं उससे पहले बना के दे दूंगा, तो आपको रियलाइज होगा अच्छा नहीं वो सब भी तो रहता है जो किया है, स्टडी मेट से ही ज्यादातर रहता है। तो विल टारगेट एटलीस्ट छुट्टी से पहले अपन डेथ तक कंप्लीट कर ले। सेम ही है, बस एक प्रॉफिट कैलकुलेशन वाला पार्ट सीखना है। फटाफट ये हो जाए तो बताना मेरे को, फिर अपन लोन वाला डिस्कस करते हैं।
बन गया बैलेंस शीट? चलो लोन का कंसेप्ट सीखते हैं। स्पीड तो बढ़ाना पड़ेगा आप लोग को। देखो आप एक कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहे हो और अभी से आप एक बार रिदम आ गया चैप्टर में और उसके बाद टाइम लिमिट लेके आप नहीं बैठोगे कि इस क्वेश्चन को मुझे बेस्ट प्रेजेंटेशन के साथ इस इतना मिनट में खत्म करना है, तो ध्यान रखना एग्जाम का पेपर खत्म नहीं होगा। आपको अभी से अपने आप को ट्रेंड करना होगा उस चीज के लिए, क्योंकि आज अभी थोड़ा ट्रेंड करोगे, फाउंडेशन में थोड़ा एग्जीक्यूट होगा, इंटर में और ज्यादा काम आएगा। वरना आप सिर्फ सॉल्व कर रहे हो। जब प्रेशर नहीं होता है तो सिली मिस्टेक भी नहीं होता है, शांति से सब कुछ हो जाता है, दिमाग चल रहा है धीरे धीरे लहरा लहरा के, कोई बात नहीं है, आधा घंटा में हुआ तो हुआ, लेकिन करेक्ट किया। लेकिन वो करेक्ट से क्या फायदा जब एग्जाम में हमें पता है कि 3 आवर्स के अंदर पूरा पेपर करना है और एग्जाम का एक अलग प्रेशर चलता है, फटाफट सब दो दो बार कैलकुलेटर दबाते हैं, अलग अलग कंफ्यूजन आता है। तो उसके लिए आज आप क्या करोगे कि आपका एक चैप्टर हो गया, अच्छे से हो गया, अब उसके अच्छे क्वेश्चंस जो है जब आप सॉल्व कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो आपने मार्क करके रखे होंगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे को अच्छा लगा, ये डिफरेंट था, या फिर ये वाला क्वेश्चन मेरे से हुआ नहीं, वो क्वेश्चन को मार्क करके रखो। फिर आप उन क्वेश्चन को सीख लिए, अब उसको टाइम बाउंडेशन पे लेके बैठो कि अच्छा नहीं मेरे को ये 10 मिनट में खत्म करना है, मेरे को 12 मिनट में खत्म करना है, 15 मिनट में खत्म करना है। और खत्म का मतलब सिर्फ नहीं है कि खत्म करना है, प्रेजेंटेशन के साथ खत्म करना है। फिर ध्यान रखना कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में आपसे पेपर खत्म नहीं हो या फिर कैलकुलेटर में गलत गलत टाइप होगा, क्योंकि जब वो टाइमर आप घर पे लेके बैठोगे ना, उस टाइम भी कैलकुलेटर गलत गलत टाइप हो जाएगा, उस टाइम हुआ हुआ एग्जाम में नहीं होगा। ये प्रैक्टिस अभी से करना पड़ेगा। एक कॉपी ऐसा बना के रखो जो प्रैक्टिस कॉपी होता है, जहां पे आप टाइमर के साथ क्वेश्चंस करोगे। बड़ा क्वेश्चन नहीं यार, ये बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो 10 से 15 मार्क आएगा, यानी मेरे को कैसे करके 20 मिनट में इसको खत्म करना है, करके देखती हूँ। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, तीसरा बार तो होगा। और नहीं भी हुआ, स्पीड तो बढ़ेगा तुम्हारा लिखने का, तुमको एक तरीका समझ में आएगा कि तुम कितना स्लो लिखते हो। ठीक है, अब देखो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले डेट ऑफ रिटायरमेंट जरूरी होता है। ये जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है, उस दिन आप एक जर्नल एंट्री पास करते हो। क्या एंट्री पास करते हैं? रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, being amount transfer to लोन अकाउंट। यानी जब भी क्वेश्चन आपको लोन अकाउंट बनाने देगा तो गलती से भूल के भी बाय बैलेंस बीडी मत लिख देना, क्योंकि वो वहां से स्टार्ट ही नहीं होता है। इस जर्नल एंट्री से आपका लोन अकाउंट स्टार्ट होता है। आई बात समझ में? तो एक तो ये चीज हुआ। अब जब आप लोन का रीपेमेंट करोगे, ठीक है, तो आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हो। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसको हम इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। क्लियर है? इंटरेस्ट इज ऑलवेज calculated interest is always calculated on the outstanding principal balance at the beginning of
ईयर। इंटरेस्ट में क्या WDV स्ट्रेट लाइन? अरे ऐसे तो कंपाउंड भी होता है। अच्छा मतलब तुम सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट ना उसके बारे में पूछ रहे हो। नॉर्मली आपके केस में सिंपल इंटरेस्ट ही होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं रहता है। ठीक है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का क्वेश्चंस आप लोग का नहीं आता है। ठीक है, इसलिए आप लोग के लिए मैंने लिखा है कि प्रिंसिपल वैल्यू पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, वरना तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलाने के बाद जो आउटस्टैंडिंग है उस यदि आपने नहीं पे किया तो नेक्स्ट ईयर उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सपोज आपने 10,000 का लोन लिया, पहला साल का इंटरेस्ट बनता है 1,000 और आपने 1 रुपए भी पे नहीं किया, तो नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 11,000 पे कैलकुलेट होगा। फिर 10,000 का लोन तो था ही, फिर 1,000 का इंटरेस्ट वो भी पे नहीं किया, तो अब आपका लोन कितना हो गया 11,000। तो आपका नेक्स्ट ईयर 11,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन हम तो फर्स्ट ईयर के एंड में कुछ ना कुछ पे कर ही देंगे, इंस्टॉलमेंट चला जाएगा मेरा, तो जितना प्रिंसिपल बचेगा हम हमेशा उस पे ही इंटरेस्ट देंगे। इज इट क्लियर? और एक चीज, जब आप अकाउंटिंग करते हो तो अकाउंटिंग दो तरीके से हो सकता है। देयर आर टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कौन सा कौन सा? कैश बेसिस एंड अक्रूअल बेसिस। अपन कौन सा फॉलो करते हैं? अक्रूअल बेसिस। अक्रूअल बेसिस क्या बोलता है? यस, पैसा आया है या गया है वो मैटर नहीं करता। इफ इनकम और एक्सपेंसेस रिलेटेड टू माय करंट ईयर देन इट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन करंट ईयर, राइट? तो ध्यान रखना, इंटरेस्ट is due as per accrual basis। क्यों लिखा है? इसका लॉजिक है। इसका लॉजिक है। यहां तक ठीक है? अब एक चीज देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं तब क्लैरिटी आएगा। A retired on 1st April 22। On this date his final balance was rupees 2,50,000 या फिर रुपीज 3 लाख, 3 लाख रुपीज 3 लाख to be paid in 3 equal installments। To be paid in 3 equal installments। इसका मतलब हर साल आप लोग 1 लाख पे करोगे। समझ में आया? लेकिन 1 लाख तो प्रिंसिपल हुआ ना, वर्ड क्या है? इंस्टॉलमेंट। और इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब जब पहला इंस्टॉलमेंट आप पे करोगे उसमें इंटरेस्ट भी साथ में पे करोगे, है ना? तो अब यानी अब आपको एज लोन अकाउंट बनाना है तो कैसे बनेगा? इंटरेस्ट रेट तो 10% ही है। बोला मैंने तो 6% है। बोला मैंने यस, कुछ नहीं बोलता है पार्टनरशिप के अंदर में, देन इट इज एट द रेट 6% पर एनम। डेट्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्या लिखू? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यस, बाय एज कैपिटल अकाउंट 3 लाख, राइट? अब फर्स्ट ईयर के एंड में आप उसको इंस्टॉलमेंट पे करोगे।
इंस्टॉलमेंट में तो क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों वैल्यू होगा ना, राइट। तो इसका मतलब इंटरेस्ट आप पे करोगे, आपको मिल रहा है, आप पे करो, सपोज आप ए हो, ठीक है, तो आप पे कर रहे हो इंटरेस्ट, आप ए हो तो आपको मिल रहा है, और मैं फर्म हूं तो मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं कि मैंने आपसे लोन ले रखा है। अब जब मैं इंटरेस्ट दूंगा तो पहले तो इंटरेस्ट ड्यू करूंगा, इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट किसको देना है मुझे, टू एज लोन अकाउंट, लोन का वैल्यू बढ़ा दूंगा। कब ड्यू करूंगा मैं ये, लास्ट डेट पे 31 मार्च 23 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। किस वैल्यू पे लोन कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट, 3 लाख प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे, 3 लाख का आउटस्टैंडिंग था, उस पे कैलकुलेट होगा एट द रेट 6%, दैट इज। तो जब मैं आपको पे करूंगा एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना पे करूंगा, 1 लाख प्रिंसिपल और 18,000 इंटरेस्ट, मतलब 1,18,000। तो लोन वैल्यू कितना बच जाएगा, समझ में आया। नेक्स्ट ईयर ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर फिर से ईयर एंड में इंस्टॉलमेंट देना है, लेकिन पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा। अब किस वैल्यू पे ड्यू होगा, 2 लाख पे कितना, तो जब आप ईयर एंड में सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करोगे, 1 लाख प्रिंसिपल और 12,000 इंटरेस्ट, तो हमारा बैलेंस कितना बच जाएगा, क्लियर है। फिर ओपनिंग बैलेंस, फिर ईयर एंड में कहानी खत्म, समझ में आया। दिस इज वन ऑफ द कैटेगरी। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कुछ टाइप से तो कुछ ऐसे ही आएगा मतलब। हाँ सिंपल इंटरेस्ट, तुम लोग के कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछता है, ये क्लियर है। और एक समझो, ए रिटायर्ड on 1st April 22, his capital balance on that date was rupees 3 lakh, A retired on 1st April, his capital balance on that date was rupees 3 lakh rupees. He will be paid rupees, he will be paid in 3 installments of rupees
1,25,000 each. $1,25,000 each. Prepare is loan account. What is the difference between the two examples? उसमें क्या था, प्रिंसिपल का बाइफर्केशन था कि 3 लाख था, 1 लाख 1 लाख 1 लाख प्रिंसिपल देना और इंटरेस्ट अलग से हमने कैलकुलेट किया, वो ऐड करके पे किया. यहाँ पे 1,25,000 इंक्लूड्स इंटरेस्ट इटसेल्फ, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो हम अलग से प्रिंसिपल को निकालना पड़ेगा कि कितना प्रिंसिपल पे किया. देखो कैसे करेंगे. अरे ये तीन ही, एक ये कैटेगरी है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एक एग्जाम्पल 3 लूंगा, ये तीन ही कैटेगरी है, बस उससे ज्यादा लोन का लेवल नहीं होगा. ठीक है. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय एज कैपिटल 3 लाख. ठीक है. अब मुझे ये पता है ईयर एंड में पे कितना करना है, 1,25,000, लेकिन उससे पहले इंटरेस्ट ड्यू किया होगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, कैसे इंस्टॉलमेंट 1,25 का है मेरा, लेकिन मेरा इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, नोट में लिखा था प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. 3 लाख आउटस्टैंडिंग है, उस पे पूरा साल का इंटरेस्ट लगेगा कितना, 18,000. इसका मतलब 1,25,000 में मैंने प्रिंसिपल कितना पे कर दिया, 1,07,000. समझ में आया. यानी 1,07,000 प्रिंसिपल पे हो गया और बाकी का इंटरेस्ट पे किया हमने. आएगा, देखो आएगा आएगा बाबा, घबराने का नहीं, साथ साथ में चलो. हाँ हाँ, कुछ रेट नहीं बोला तो 6% पर एनम. बैलेंस सीडी कितना बचेगा, प्रिंसिपल कितना पे हो गया, 1,07,000 प्लस 18,000, यही हुआ ना बाइफर्केशन. तो 3 लाख का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था, पे हो गया 1,07,000, तो कितना बचा, फर्स्ट अप्रैल 23 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. अब इंटरेस्ट ड्यू होगा ईयर एंड में 1,93,000 का 6%, 11,000. टू बैंक टू बैंक 1,25,000, उसमें प्रिंसिपल कितना, 1,13,000, 1,30,420. 420. तो हमारा बैलेंस कितना बच गया, प्रिंसिपल 79,580 का प्रिंसिपल बच गया.
वैसे तो यहाँ मैं अलग अलग वैल्यू ले सकता था ताकि लास्ट में राउंडिंग ऑफ वैसे करके, ठीक है कोई बात नहीं, समझने के लिए बस हमने एक एग्जांपल बनाया है। ओपनिंग बैलेंस 79,580। अब ये लास्ट स्टेज है ना, अब लास्ट स्टेज में इंटरेस्ट कैलकुलेट मत करना, इधर पेमेंट करेंगे। हम पेमेंट कितना कर रहे हैं, बट हमारा प्रिंसिपल बाकी कितना था, तो एक्स्ट्रा जो दिया वो क्या चीज का दिया होगा, इंटरेस्ट का ही दिया होगा हमने। हाँ वो क्योंकि हमने यहाँ पे, वैसे तो ये जो इंस्टॉलमेंट है ये डिमिनिशिंग ऑर्डर पे होता है। यदि मैं ऐसे पकड़ूं, सपोज पहला साल में 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1,25,000 ईच फॉर फर्स्ट 2 years and ₹84,500 as final installment। तब ठीक है, थोड़ा मॉडिफाई कर लो क्वेश्चन को। पहला 2 साल तो 1,25,1,25, उसके बाद लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना, तो देखो देना था 79,580, बट हम दे कितना रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है, 4,920 विल बी और इंटरेस्ट का होगा। हाँ वो लास्ट ईयर में राउंडिंग ऑफ होगा, उपाय नहीं है, लास्ट ईयर में राउंडिंग ऑफ बनेगा ही बनेगा, वरना उसके बिना मैच ही नहीं होगा। ये नॉर्मल भी ऐसे होता है, जब आप बीकॉम में हायर परचेज वगैरह पढ़ोगे ना, वहां पे भी यही कहानी आएगा। जैसे हम लोग, तुम लोन लेते हो बैंक से या कार ईएमआई पे लेते हो, तो उसका हालत यही होता है, इसी तरीके से उनका वर्किंग बनता है। तो ये मेरा अकाउंट मैच्ड। किसमें, फाउंडेशन में? नहीं, ब्रांच आपको इंटर में मिलेगा। सिखाता भी है क्या उन लोग? कोई बात नहीं, तुम्हारे स्कूल में किसी को भी नहीं समझ में, मेरे चैनल पे देख सकता है। हाँ हायर परचेज है पुराना वीडियो, अभी तो रिसेंटली रोहन वगैरह जो एग्जाम दिया वो उसी वीडियो को देख के किया है। बोलता है बाकी लोग ऐसे बैठा था। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया। कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन आपको इंस्टॉलमेंट खुद बता के देगा, तो अपन को पता होना चाहिए इंस्टॉलमेंट मींस इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। इज इट क्लियर? और कभी कभी क्या होगा, हमारे पास प्रिंसिपल का ब्रेकअप है, तो उसमें इंटरेस्ट ऐड करके हमें इंस्टॉलमेंट बनाना होगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? ये 2 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। लास्ट कैटेगरी और एक होता है लोन में, जहां पे आप ब्लंडर करते हो, 12th में भी करते थे, बहुत मुश्किल से समझा, पहली बार जब सामने आया तो समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। देखो, A retired on 30th September 2022 when his capital balance, अभी याद दिलाऊंगा, when his बॉर्नविटा खा बॉर्नविटा। A retired on 30th September 22 when his capital balance was rupees 3 लाख ही कर लेता है, 3 लाख, ठीक है। Amount of A will be settled in 3 equal annual installment three equal annual installment
बिगिनिंग फ्रॉम 30th September 23। पहला पेमेंट कब होगा? 30 सितंबर 2023 को, या 1 अक्टूबर 23 पकड़ लो, बात एक ही है, कोई फर्क पड़ेगा उससे? 30 सितंबर बोलो 1 अक्टूबर बोलो, बात एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पे गलती क्या होता है पता है, अभी तो नहीं करोगे अभी क्योंकि साथ में कर रहे हो, तो अभी समझ में आ जाएगा कि अच्छा या ऐसे होगा ना। सबसे पहले कौन सा डेट में यहाँ पे एंट्री आएगा? 30 सितंबर 2022, उस दिन रिटायर हुआ तो उसी दिन आएगा ना। हाँ 1 अक्टूबर लिखो या 30 सितंबर लिखो, बात एक ही है। बाई एज कैपिटल कितना रुपए? 3 लाख। अब पेमेंट कब होगा उसका? नेक्स्ट ईयर पेमेंट होगा, तो कुछ करना ही नहीं है, बैलेंसिंग कर देंगे। 31 मार्च को बैलेंस होगा, तो इंटरेस्ट तो ड्यू करोगे ना। भाई इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट तो ड्यू होगा, कितने ड्यूरेशन का? 6 महीने का, तो कितना आ जाएगा? 9,000। कुछ पेमेंट कर रहे हैं क्या? ना, पे डेट बता रखा है 1 अक्टूबर 23, फिर 1 अक्टूबर 24, फिर 1 अक्टूबर 25। हाँ यही तो सीखना था। हम पेमेंट कैसे करते हैं? एनुअली पेमेंट कर रहे हैं, और एनुअली कब कब डेट है वो बता रखा है। फर्स्ट अप्रैल 23 बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब इस ईयर में हम पेमेंट भी करेंगे अक्टूबर को, लेकिन जब अक्टूबर को पेमेंट करेंगे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? और 6 महीने का इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा। अब लॉजिकली तो 6 महीने का इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होना चाहिए? 3,09,000 पे। लॉजिकली तो 3,09,000 पे होना चाहिए क्योंकि कंपाउंडिंग हो जाता है, बट आप लोग के लेवल पे वो नहीं होता है, तो आप लोग प्रिंसिपल समझ, जब तक क्वेश्चन कंपाउंड नहीं बोले तब तक हम प्रिंसिपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। यानी प्रिंसिपल कितना आउटस्टैंडिंग है? नहीं बोलेगा नहीं, पहला बात है ऐसा लेवल का क्वेश्चन ही नहीं देगा उन लोग, 90% चांसेस, 95% ऐसा देंगे ही नहीं। अरे टोटल तो 1 साल का 18 ही देना था, बस एंट्री को कब रिकॉर्ड करना ये जरूरी। क्या होता है आप लोग ये एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करते हो, डायरेक्ट यहाँ 18,000 कर लेते हो, या फिर ये भूल जाते हो। इसलिए मैंने वहां एक पॉइंट लिखाया था, इंटरेस्ट का अकाउंटिंग कैसे होता है, एज पर एक्रूअल बेसिस। अक्रू तो हो ही चुका था, इसलिए अकाउंटिंग करना होता है। अब कोई भी क्वेश्चन में लोन अकाउंट का आया और आप फंसते हो, तो इन 3 एग्जाम्पल को बस अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, आराम से लोन अकाउंट बन जाएगा। टू बैंक अकाउंट 1,18,000, तो बैलेंस कितना बच जाएगा? नहीं, अभी 6 महीने का इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा। इस साल का 6 महीना का इंटरेस्ट ड्यू होगा ना, या नहीं होगा? अरे 2 लाख पे ड्यू होगा ना। अरे सुनो बाबा, 3 लाख पे तो तुम ड्यू कर चुके 6 महीने के लिए, अब बचा कितना 6 महीने के लिए? 2 लाख, तो 2 लाख पे ड्यू होगा। हम्म, ओ ओ ओ ओ शक्तियां बहुत है इसके पास। समझ में आया क्या क्या मिस्टेक हो सकता है इस टाइप के कंसेप्ट में? जब ये ब्रेकअप वाला होता है तो मिस्टेक हो ही जाता है, नेचुरल है, बट ठीक है, एक बार सीख के रहोगे, एक बार
ऐसे कर लेने से मेरे साथ नहीं होगा, आपको खुद को सेल्फ रियलाइज करके रिवाइज करना होगा बैठ के कि इस कंसेप्ट में होता क्या है, ऐसा कहानी होने से क्या होगा। क्लियर है? नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग का बैलेंस याद आया टीना? एक क्वेश्चन था ऐसा बुक में। नहीं आया तो पुराना बुक जाके खोलना, मिलेगा वहां। इलस्ट्रेशन नंबर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। क्लियर है भाई टी बंटी? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? अब क्या करेंगे? ड्यू तो कर दिया, पे करेगा, कितना करेगा? 1,12,000। 2 लाख ही दे देगा तो हो गया काम खत्म फिर तो। इंटरेस्ट का नुकसान हो जाएगा। 3,000 होगा इंटरेस्ट कर लो। हाँ अब 1 लाख का ही लोन बचा है, उसमें 6 महीना का तो ड्यू हो जाएगा अभी। 12th में तो आपको कंटाल आता है, समझे, गुस्सा आ रहा होता है, क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है। अभी थोड़ा सा दिमाग मैच्योर्ड हो गया तो इसको अडॉप्ट कर पा रहा है। हाँ अपने साथ थोड़ा सा हायर सोच रहे हो, थिंकिंग लेवल आपका बढ़ गया है, क्योंकि वहां पे आपका ऑरा होता है एक बोर्ड्स का, ये तो आता ही नहीं है, ऐसा थोड़ी पूछेगा, ये थोड़ी, आपका माइंड वो चलता है। अब आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है आपके साथ में, तो इट्स लाइक कि ठीक है सब समेट लो, जो मिल रहा है उसको समेट लो। वन लाख 3,000 30 सितंबर 2025 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000। अभी तो आया हुआ है, शायद आया हुआ है अभी, यश भी आया हुआ है अभी तो। उसके सामने तो ये क्वेश्चन ला देना, बोलेगा एग्जाम ही नहीं है, एग्जाम में आएगा ही नहीं। समझ में आया कंसेप्ट? तो ये 3 ही लेवल्स ऑफ लोन अकाउंट हो सकता है, चाहे आपका डेथ का क्वेश्चन आए चाहे रिटायरमेंट का क्वेश्चन आए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। आई बात समझ में? इन 3 एग्जाम्पल को आप यदि थोरोली रिवाइज कर लोगे तो डेथ वाले चैप्टर में भी अपन को फिर से अब एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, लोन अकाउंट ऐसे ही बनता है, बस ये ध्यान रखना इंटरेस्ट उसमें ड्यू होता रहता है। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? कोई दिक्कत, दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट, हानि कुछ भी नहीं? आराम से रिवाइज करोगे। अब जहां पे लोन अकाउंट था वहां नहीं हो रहा है तो आप बनाओगे। इस बुक के अंदर रिटायरमेंट के अंदर सिर्फ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बचा है, नंबर 2, और ट्रू और फॉल्स एंड एमसीक्यू। ठीक है, वो आपका टास्क रहेगा। प्रोवाइडेड नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, एल्स वी विल डिस्कस अबाउट द डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ खत्म करने के बाद मैं तुम लोग को कंपाइलेशन ऑफ क्वेश्चंस दूंगा, दैट विल बी योर टास्क। उसमें जो जो नहीं होगा फिर अपन बैठ के फिर से करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।